वो रात आई थी, चुपचाप, समुद्र के रास्ते, और जब तक किसी को पता चला, मुंबई जल रही थी। नवंबर 2008, भारत का सबसे बड़ा शहर, सपनों की नगरी, वो शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर रात लाखों लोग घरों से निकलते हैं, खाने के लिए, मिलने के लिए, जीने के लिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भीड़ होती है, ताज होटल की लॉबी में रोशनी होती है, लियोपोल्ड कैफे में हंसी होती है। 26 नवंबर की रात यही सब था, और फिर गोलियां चलीं। लेकिन ये कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है महीनों पहले, उन फाइलों से जो बनी, उन चेतावनियों से जो आईं, और उस खामोशी से जो जवाब में मिली। ये कहानी एक फेलियर की है, एक सिस्टम की विफलता की, और उन 166 लोगों की जो उस विफलता की सबसे बड़ी कीमत बने। 2008 की शुरुआत में ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को संकेत मिलने लगे थे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सोर्सेज ने पाकिस्तान से खबरें भेजी थीं कि लश्कर ए तैयबा एक बड़े हमले की योजना बना रहा है। टारगेट भारत का कोई बड़ा शहर, मेथड अभूतपूर्व, स्केल जो पहले कभी नहीं देखा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो को समुद्री रास्ते से घुसपैठ की स्पेसिफिक चेतावनी मिली थी। महाराष्ट्र पुलिस को एक अलर्ट भेजा गया था कि अरेबियन सी के रास्ते आतंकी आ सकते हैं। मुंबई के कोस्टल एरियाज की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। ये अलर्ट सितंबर 2008 में भेजा गया था। 26 नवंबर को आने वाले थे 10 लड़के, उम्र में छोटे, दिलों में नफरत भरी, हाथों में AK-47 और दिमाग में एक मिशन जिसकी ट्रेनिंग उन्हें पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में दी गई थी। उनका नाम था अजमल कसब, इस्माइल खान, अबू उमर, शोएब और 6 और। लश्कर ए तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी ने उन्हें तैयार किया था, और डेविड कोलमैन हेडली ने, एक अमेरिकन पाकिस्तानी जासूस ने, महीनों पहले मुंबई की रिकॉनेसेंस की थी, ताज होटल की तस्वीरें खींची थीं, CST का नक्शा समझा था, नारिमन हाउस को आइडेंटिफाई किया था। योजना पूरी थी, तैयारी पूरी थी, बस हम तैयार नहीं थे। 22 नवंबर 2008, हमले से 4 दिन पहले एक भारतीय ट्रॉलर MV कुबेर गुजरात के पोरबंदर से निकला था। उस पर 5 मछुआरे थे। वो नहीं जानते थे कि वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। समुद्र में एक बड़े जहाज ने उन्हें रोका। वो जहाज था अल हुसैनी, पाकिस्तान से आया। उस पर वो 10 लड़के थे। उन्होंने MV कुबेर को हाईजैक किया, 4 मछुआरों को मार दिया, कैप्टन को जिंदा रखा रास्ता दिखाने के लिए। कैप्टन अमर सिंह सोलंकी, एक गरीब मछुआरा जिसने शायद सोचा हो कि वो बच जाएगा, लेकिन जब मुंबई का कोस्ट लाइन नजर आया, उसे भी मार दिया गया। उसकी लाश समुद्र में फेंक दी गई। 10 लड़के इन्फ्लेटेबल डिंगीज में बैठे, रात के अंधेरे में मुंबई के बढ़वार पार्क के पास किनारे पर उतरे। वहां कोई नहीं था, कोई गार्ड नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई कैमरा नहीं। वो अलर्ट जो सितंबर में भेजा गया था, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। रात के 9:20 पर पहली गोली चली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां हर रोज 3 लाख लोग गुजरते हैं। कसब और इस्माइल खान ने वहां घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। लोग भागे, चीखें गूंजी, खून फर्श पर फैला। 58 लोग वहीं मारे गए। उसी वक्त दूसरी टीम ताज होटल में घुसी, तीसरी ओबेरॉय ट्राइडेंट में, चौथी नारीमन हाउस में, जहां एक यहूदी सेंटर था। रैबी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग और उनकी पत्नी रिवका रहते थे। एक साथ, कई जगह, एक ही रात। मुंबई पुलिस का पहला रिस्पॉन्स आया, लेकिन वो AK-47 के सामने .303 राइफल्स लेकर आए थे। ये वैसा ही था जैसे तलवार के सामने लाठी। सीनियर इंस्पेक्टर विजय सलास्कर, ATS चीफ हेमंत करकरे और एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे, तीनों एक साथ निकले थे, एक गाड़ी में। कसब और उसके साथी ने उस गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। तीनों शहीद हो गए। एक रात में मुंबई पुलिस ने अपने 3 सबसे सीनियर ऑफिसर्स खो दिए। हेमंत करकरी, वो आदमी जिसने मालेगांव ब्लास्ट की जांच की थी, जिन्हें धमकियां मिल रही थी, जो सच के रास्ते पर चल रहे थे, वो उस रात ड्यूटी पर आए और वापस नहीं गए। ताज होटल में आग लगी, धुआं उठा, लोग छतों पर फंसे थे। कुछ ने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की। अंदर कॉरिडोर्स में कमांडोज और टेररिस्ट्स के बीच घंटों मुठभेड़ चली। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, को दिल्ली से बुलाया गया, लेकिन वो तुरंत नहीं पहुंच सके। पहले उनके लिए एयरक्राफ्ट अरेंज करना पड़ा, फिर मुंबई एयरपोर्ट से होटल तक आना पड़ा। घंटे बीते। यही वो खाई थी जो इंटेलिजेंस वार्निंग और एक्चुअल रिस्पॉन्स के बीच थी। यही वो गैप था जिसकी कीमत लोगों ने अपनी जानों से चुकाई।
नारीमन हाउस में रैबी गैब्रियल होल्ड्सबर्ग और उनकी पत्नी रिफ्का को बंधक बनाया गया था। उनका 2 साल का बेटा मोजेस वहां था। उनकी इंडियन नैनी सैंड्रा सैमुअल ने उस बच्चे को गोलियों की बौछार से निकाला, अपनी जान जोखिम में डालकर। वो बच्चा बचा, उसके माँ बाप नहीं। मोजेस होल्ड्सबर्ग आज भी है। उसे शायद याद नहीं उस रात की, लेकिन दुनिया याद रखेगी। 60 घंटे, इतना वक्त लगा पूरी तरह सीज खत्म होने में। 26 नवंबर से 29 नवंबर तक ताज होटल आखिरी जगह थी जहां ऑपरेशन खत्म हुआ। 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए, 9 टेररिस्ट्स मारे गए और एक अजमल आमिर कसब जिंदा पकड़ा गया। कसब की गिरफ्तारी ने वो सब साबित किया जो पाकिस्तान नकारता रहा। उसकी पूछताछ में पूरी साजिश सामने आई। लश्कर-ए-तैयबा, ISI का संरक्षण, पाकिस्तान में ट्रेनिंग, वो 10 लड़के कहां से आए, किसने भेजा, किसने पैसे दिए, सब कुछ। पाकिस्तान ने फिर भी इनकार किया, लेकिन दुनिया ने देखा था। भारत की वैश्विक साख दांव पर थी। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक था। एक पड़ोसी देश ने दूसरे की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी पर हमला करवाया था और भारत के पास सबूत थे, लेकिन दुनिया को कन्विंस करने की और अपने सिस्टम को ठीक करने की दोनों जिम्मेदारी थी। हमले के बाद जांच हुई, कई कमेटियां बनी। राम प्रधान कमेटी की रिपोर्ट ने साफ कहा, इंटेलिजेंस था लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था। रॉ और IB के बीच, IB और स्टेट पुलिस के बीच, स्टेट और सेंटर के बीच एक के बाद एक दीवारें थीं और उन दीवारों की वजह से वार्निंग कहीं रुक गई, पहुंची नहीं। महाराष्ट्र के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर विलास देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल पहले ही जा चुके थे। इंटेलिजेंस फेलियर्स की जिम्मेदारी ली गई, लेकिन जो गए वो नहीं आए। इसके बाद भारत ने कुछ बड़े कदम उठाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, नैट ग्रिड का कॉन्सेप्ट आया, कोस्टल सर्वेलेंस बढ़ी, NSG के रीजनल हब्स बने ताकि रिस्पॉन्स टाइम कम हो। ये सब बदलाव जरूरी थे, लेकिन ये सब 166 लोगों की मौत के बाद हुए। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सब पहले नहीं हो सकता था? क्या सितंबर की वो वार्निंग पर्याप्त नहीं थी? क्या एक बेटर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, एक तेज रिस्पॉन्स कुछ जानें बचा सकता था? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। फाइलें बंद हैं, जांच रिपोर्टें ब्यूरोक्रेटिक भाषा में दफन हैं, और जो जवाब दे सकते थे वो या तो चले गए या चुप है। कसब को 2012 में फांसी दी गई, पुणे की येरवड़ा जेल में, सुबह 7:30 पर, चुपचाप, बिना किसी अनाउंसमेंट के। जकी-उर रहमान लखवी पाकिस्तान में आज भी है, कभी जेल में, कभी बाहर। डेविड कोलमैन हेडली अमेरिका में प्ली बार्गेन करके 35 साल की सजा काट रहा है, लेकिन इंडिया को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया। न्याय अधूरा है। हर 26 नवंबर को मुंबई याद करती है। CST पर माल्यार्पण होता है, ताज होटल के बाहर मोमबत्तियां जलती हैं, अखबारों में तस्वीरें छपती हैं, लेकिन याद रखना काफी नहीं है। याद रखना तब काम आता है जब हम उन गलतियों को दोहराने से बचते हैं जो उस रात हुई, जब हम इंश्योर करते हैं कि कोई वार्निंग किसी मेज पर पड़ी ना रहे, जब एजेंसीज एक दूसरे से बात करें, सिर्फ एक दूसरे पर उंगली न उठाएं, जब एक आम नागरिक की जान सिस्टम की ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा जरूरी हो। मुंबई ने खुद को फिर खड़ा किया, जैसा वो हमेशा करती है। उसकी लोकल ट्रेनें फिर चली, उसके रेस्टोरेंट्स फिर भरे, उसकी सड़कें फिर जीवंत हुई। यही मुंबई की असली ताकत है। लेकिन इस ताकत की आड़ में हम वो दर्द भूल न जाएं, वो 166 चेहरे, जिनमें से हर एक की एक कहानी थी, एक परिवार था, एक सपना था, और वो एक रिपोर्ट जो सितंबर में आई थी, जो पढ़ी गई, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक यही है, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर से नहीं आता। सबसे बड़ा दुश्मन वो लापरवाही है जो हम खुद पालते हैं, वो खामोशी जो हम खुद चुनते हैं, और वो देरी जिसकी कीमत हमेशा वो चुकाते हैं जो सबसे कम जिम्मेदार थे।